नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। एसएससी जीडी के लिए हम लोग अंकित भाटी की बुक कवर कर रहे हैं। इसमें अंकित भाटी सर के जितने भी टीचर हैं सबके आपके पूरा का पूरा सहयोग है और बहुत ही अच्छी बुक है, तो आप लोग इसे ज़रूर कवर करिएगा। इसमें हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय संविधान की अगर बात करें तो इसमें हम लोग 80 क्वेश्चन पिछले लेक्चर में कवर कर चुके थे। आज हम 81 नंबर से कंटिन्यू करेंगे, तो आप लोग पिछला लेक्चर जरूर देखिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए देखते हैं, देर न करते हुए क्वेश्चन दिया गया है आपका। इसमें से केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के बारे में भी सरोकार परिलक्षित होते हैं। तो आपको पता है जी, इसके कहने का मतलब ये है कि कौन सी सूची इसमें है जिसमें केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार भी कानून बनाती है। तो आपको पता है ये समवर्ती सूची है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी से हो जाएगा। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती है। व्याख्या में देखते हैं, समवर्ती सूची केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के बारे में भी सरोकार परिलक्षित होते हैं। समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अंगीकृत किया गया है। ठीक है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है। ये आपके ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। और बहुत बार क्वेश्चन ये सब पूछता है कि कौन सा संविधान में कौन सा भाग कहाँ से लिया गया है, तो आप लोग जरूर एक बार सही नज़र से देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया है आपका, भारत में कौन सा आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए स्वायत्त निकाय उत्तरदायी होता है। तो आपको पता है निर्वाचन आयोग जो है ये आपका स्वायत्त निकाय करवाता है आपका। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी से हो जाएगा। निर्वाचन आयोग का काम है चुनाव को करवाना अच्छे तरीके से। देखते हैं, भारत में निर्वाचन आयोग रक्षतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए उत्तरदायी है। यह एक अस्थायी एवं स्वतंत्र निकाय है। ठीक है ना, यह अस्थायी स्वतंत्र निकाय है, नहीं संवैधानिक निकाय है, स्वतंत्र निकाय है। ठीक है, हो जाता है यहाँ से। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका, इंडिया मीन्स फ्रीडम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इंडिया मीन्स फ्रीडम जो है यह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखी गई है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाता है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। यही इसकी व्याख्या देखें तो, इंडिया मीन्स फ्रीडम नामक पुस्तक की रचना मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखी गई है। ये तो क्लियर हो गया। यहीं आगे दिया गया आपका, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज, ठीक है देखिएगा, महात्मा गांधी ने कौन सी पुस्तक लिखी, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना की इन्होंने की थी। यही राजेंद्र प्रसाद की बात की जाए तो इन्होंने लिखा था आपका इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड की रचना किसने की थी, राजेंद्र प्रसाद जी ने की थी। इनकी पुस्तक हो गई। ये सभी की सभी बहुत ही फेमस पुस्तकें हैं और एग्जाम में आपके हॉट पॉइंट की तरह रहते हैं, बार बार यही पूछे जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी की बात करें तो इन्होंने लिखा था द इंडियन स्ट्रगल। ठीक है ना, सुभाष चंद्र बोस ने इस पुस्तक की रचना की थी। तो ये भी यहाँ से क्लियर हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। दिया गया क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन से शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है। तो आपको पता है आपका जो है समानता की बात की गई है भारतीय संविधान में, धर्मनिरपेक्ष की बात की गई है, समाजवादी की बात की गई है, लेकिन सिर्फ धर्म की अगर बात की जाए तो हमारे संविधान में धर्म की कोई भी व्याख्या नहीं दी गई है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा। यही देखते हैं, धर्म शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना ने भारत को एक सार्वभौमिक समाजवादी पंच निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया। देखिए इसका क्रम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, कौन सा किस क्रम पे है। तो सबसे पहले सार्वभौमिक है, उसके बाद समाजवादी है, फिर पंच निरपेक्ष आता है, फिर आपका लोकतंत्रात्मक आता है, फिर आपका गणतंत्रात्मक रूप में घोषित किया गया। ठीक है ना, तो यहाँ से ये भी आपका क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया आपका, जनता को आंतरिक के साथ बाह्य मामलों पर निर्णय करने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत सरकार के आदेश को नहीं दे सकती। यह भारत को बनाता है, तो यह आपको भारत को एक सार्वभौमिक राज्य बनाता है। आपका यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है ना, सार्वभौमिक राज्य बनाता है। व्याख्या देखते हैं, जनता को आंतरिक के साथ साथ बाह्य मामलों पर निर्णय करने का सर्वोच्च अधिकार है। ठीक है ना, कोई भी बाहरी शक्ति भारत सरकार को आदेश नहीं देते, यानी भारत किसी के भी दबाव में काम नहीं करेगा। यह भारत की क्या है, सार्वभौमिक बनाता है। ठीक है ना, सार्वभौमिक शक्ति है भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत किस प्रकार का एक परिसंघ है। भारत किस प्रकार का एक परिसंघ है जिसमें कुछ राज्यों के पास अन्य राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियां होती हैं। तो इसके लिए किसके लिए बनाया गया है कि कुछ राज्यों को अधिक शक्तियां दी जाती है। यह बनाया गया है क्योंकि इससे आपको एकजुटता बनी रहती है। ठीक है ना, एकजुटता बनी रहती है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी से हो जाएगा। अब देखते हैं इसकी व्याख्या क्या दिया गया है। भारत का परिसंघी सभी को एकजुट रखता है जिसमें कुछ राज्यों के पास अन्य राज्यों की तुलना में अधिक शक्ति होती है।
और उसके बाद क्या दिया गया है, केसी व्हिटकर ने भारत को एक अर्धसंघात्मक राज्य कहा है। ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि भारत को अर्धसंघात्मक राज्य किसने कहा, तो कहा है आपका केसी व्हिटकर ने कहा है। ठीक है ना, ये भी आपका यहाँ से हो जाता है। आगे देखते हैं, और उसके बाद दिया है जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है। ठीक है ना, सहकारी संघवाद किसने कहा है, तो ये कहा है आपका जी ऑस्ट्रियन ने कहा है, आपका एक सहकारी संघवाद कहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार वर्ष 1978 में एक मौलिक अधिकार नहीं है, तो इसमें से क्या नहीं है, क्या स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है या समानता का अधिकार नहीं है। दो ऑप्शन यहाँ दिया गया, दो ऑप्शन अगले पेज पर दिया गया, उसे भी पढ़ लेते हैं। क्या संपत्ति का अधिकार नहीं है या संवैधानिक उपचारों का अधिकार नहीं है, तो आपको पता है, तो आपका 300 क में डाल दिया गया, आपका संपत्ति का अधिकार जो है नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा। अब देखते हैं, इसकी व्याख्या से पूरा क्लियर करेंगे। संपत्ति का अधिकार को वर्ष 1978 में, देखिएगा 1978 में मौलिक अधिकार से नहीं है। 44वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन जितनी बार पूछा जाता है कि उसकी बात ही न करें। 44वां संविधान संशोधन 1978 के पश्चात संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार बन गया। ठीक है, यानी एक कानूनी अधिकार है, न कि मौलिक अधिकार है। ठीक है ना, आगे देखते हैं, इसको भाग 12 के अनुच्छेद 300D में रखा गया है। ठीक है ना, भाग 12 के अनुच्छेद 300D, हालांकि 300 क है, इसमें पता नहीं क्यों 300D दिया गया, 300A होना चाहिए, क्यों 300 क में रखा गया है। बाकी आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। यह क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक नगर निकाय का कार्य नहीं है, तो नगर निकाय का कार्य जो है कानून व्यवस्था को बनाए रखना नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि कानून व्यवस्था को बनाए रखने का काम आपका पुलिस का है, तो नगर निकाय का नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा, सी 89 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। व्याख्या देखते हैं, कानून नगर व्यवस्था का नगर निकाय का कार्य नहीं है। नगर निगम के कार्य का निम्नलिखित विभाग उल्लिखित, देखिए नगर निगम के कौन कौन से कार्य होते हैं, एक तो अस्पताल की देखरेख करना होता है, फिर जलपूर्ति करना होता है, जहाँ जल नहीं वहाँ पहुँचाना होता है, जल निकास का कार्य करना था, कहीं पानी भरा हो गया तो उसे निकालना है, सार्वजनिक कार्य जो होते हैं उसे भी कराना था, सफाई साफ सफाई भी आपका जो है नगर निगम करवाती है, पार्क की सुरक्षा करना रहता है या पार्क की देखरेख करना रहता है, क्षेत्र में जन्म और मृत्यु होने वाली शक्तियों का विवरण दिया जाता है इनके द्वारा। ठीक है ना, कौन कौन जन्म लिया, कौन यानी जन्म पत्री कौन बनाते हैं, बाकी आपका कोई किसकी मृत्यु हुई उसका भी आपका मृत्यु कार्ड बनाते हैं, तो ये सब कार्य उनका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है। जो 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है, आपको पता है, और राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। सिंपल क्वेश्चन है, तो थोड़ी देर के लिए ये इसकी व्याख्या देखते हैं। क्या दिया गया है, संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति के पास संसद के सत्र में न होने की स्थिति पे अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है। ठीक है ना, 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया गया है आपका, किस वर्ष नेपाल ने राजतंत्र को समाप्त कर दिया और एक लोकतंत्रात्मक राजतंत्र के रूप में उभरा। तो आपको पता है ये आपका लोकतंत्र कब बना था, 2008 में आपका लोकतंत्रात्मक राज्य बन गया था। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा, 96 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। अब इसकी व्याख्या में देखते हैं क्या बनता दिया गया है आपका। 2008 में नेपाल ने गणराज्य को समाप्त कर दिया और एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उभरा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया आपका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है। तो आपको पता है अनुच्छेद 75 के तहत मृत्युदंड को राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा कुछ परिस्थितियों में। अब इसकी व्याख्या देखते हैं क्या दिया गया है आपका। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी भी व्यक्ति को दंड को क्षमा करने और उसका प्रविलंबन यानी मृत्युदंड को विराम या परिहार करने यानी उसे रोक सकता है या कुछ समय के लिए टाल सकता है या दंडादेश को निलंबित भी कर सकता है। इसका आपका अनुच्छेद 72 के तहत होता है। परिहार या लघुकरण करने की शक्ति प्राप्त है। तो अनुच्छेद 75 नहीं, सही जवाब आपका अनुच्छेद 72 होगा। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, अनुच्छेद 72। वही तो मैं कह रहा हूँ, अनुच्छेद 75 तो आपके प्रधानमंत्री से संबंधित हो जाता है, तो यहाँ से आपका ये क्लियर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया गया आपका, चुनाव के समय राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा अनुपालित किए जाने वाले मापदंडों और दिशा निर्देशों का संकलन कहलाता है। तो यह आपका क्या कहलाता है, आपका आचार संहिता कहलाता है। क्योंकि आचार संहिता आपको पता है जो चुनाव रहता है उससे पहले मापदंड तैयार किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से
ये सही हो जाएगा आपका कोड ऑफ कंडक्ट हो जाएगा आचार संहिता। व्याख्या देखते हैं। चुनाव के समय राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा अनुपालित किए जाने वाले मापदंडों और दिशा निर्देशों का संकलन आचार संहिता या कोड ऑफ कंडक्ट कहलाता है। ठीक है ना, ये भी क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में चुनाव सुधारों के संदर्भ में वीवीपैट में टी का क्या अभिप्राय है। ठीक है ना, वीवीपैट दिया जाता है ना, जो पर्ची निकल कर आती है या उसमें दिखता है कि किसको आप वोट दिए हैं, तो टी का उसमें सही रूप देखा जाए तो ट्रेल है। ठीक है ना, ट्रेल। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ये सही हो जाएगा, आपका ट्रेल हो जाता है वीवीपैट में टी का सही रूप। व्याख्या देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है। तो इसका सही जवाब बनता है, नेक्स्ट पेज पर देखते हैं क्या दिया गया है आपका। तो आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक करते रहिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सही जवाब हो जाएगा आपका भाग 5 में दिया गया। ठीक है ना, भाग 5 में दिखेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी से हो जाएगा, भाग 5 में दिया गया। व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रपति संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर 65 तक राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित है। ठीक है ना, भाग 52 से लेकर भाग 65 तक है संबंधित है। ठीक, यहाँ से क्लियर हो जाता है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन 1870 में भारतीय लोक सेवा से पहले भारतीय सदस्य थे। तो भारतीय लोक सेवा के पहले भारतीय सदस्य की बात की जाए तो ये थे आपके सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। आपके ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा, आपका सत्येंद्र नाथ टैगोर जी थे। व्याख्या देखें तो सन 1870 में भारतीय लोक सेवा के पहले भारतीय सदस्य सत्येंद्र नाथ टैगोर जी थे। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया आपका न्याय के सामान्य प्रशासन पर जब सैन्य प्राधिकरण का नियंत्रण हो जाता है तब शासन की जो प्रणाली होती है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे सैनिक शासन बोला जाता है। ठीक है ना, सैनिक शासन जब आपका सरकार विफल हो जाती है तो यहाँ पर सैनिक शासन आ जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। व्याख्या देखें तो न्याय के सामान्य प्रशासन पर जब सैन्य प्राधिकरण का नियंत्रण हो जाता है तब सैनिक शासन प्रणाली प्रभावी हो जाती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया आपका। 1947 में स्वतंत्र भारत की प्रथम कैबिनेट में शिक्षा विभाग का प्रभार किसी के पास था। तो आपको पता है शिक्षा मंत्री प्रथम कौन बने थे जो कैबिनेट बना था, तो वो थे आपके मौलाना अबुल कलाम आजाद जी थे। ठीक है ना, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। 1947 में स्वतंत्र भारत की प्रथम कैबिनेट में शिक्षा विभाग का प्रभार मौलाना अबुल कलाम आजाद के पास था, जिसका कार्यकाल कब था, अगस्त 1947 से फरवरी 1958 तक चला था। ठीक है ना, कहाँ तक चलता, 1947 से फरवरी 1958 तक चला था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का 103वां संशोधन जो है सरकारी नौकरियों में शैक्षिक संस्थानों के लिए आरक्षण प्रदान करता है। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। 109 उसके बाद क्या दिया गया है, करता है। तो आपको पता है आरक्षण के रूप में किसे मिलता है, जो है आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उन्हें आरक्षण दिया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा। यही व्याख्या देखते हैं। संसद में 103वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2019 में पारित होने के बाद, ठीक है ना, 2019 में बना था ना, पारित होने के बाद भारत सरकार में सभी सरकारी नौकरियों में उच्च शिक्षा संस्थानों में 10% सीटें सामान्य श्रेणी के रूप में कमजोर वर्ग के लिए यानी EWS के लिए आरक्षित किया गया है। ठीक है ना, 10% सीटें, आपको पता है 10% सीटें जो है EWS के लिए आरक्षित की गई है। तो आज हम लोग 110 क्वेश्चन तक कवर कर चुके हैं। नहीं, एक क्वेश्चन और बचा, इसे भी कवर करते हैं। लास्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का 74वां संविधान संशोधन 1992 निम्नलिखित में किससे संबंधित है। तो आपको पता है 73वां 74वां आपका जो है 74वां हो गया नगर पालिका से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नगर पालिका से संबंधित है। व्याख्या देखते हैं। 74वां संविधानिक संशोधन अधिनियम 1992 में संविधानिक नया भाग शामिल किया गया जो नगर पालिकाओं से संबंधित है और अनुच्छेद 243 से 243 के अवैध शामिल किए गए एक नई 12वीं सूची में जोड़ा गया था। ठीक है ना, ये भी आपका क्लियर रहता है। तो 110 क्वेश्चन आप हम लोग क्लियर कर चुके हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ रहे हैं तो टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन और साथ साथ आपको सभी के सभी आपके PDF वहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आपको 2023 के नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं के साथ साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।